नमस्ते, ब्रेन टेक यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एलपी सीबीटी 2 पार्ट बी इलेक्ट्रीशियन का 6 में 2025 का सेकेंड शिफ्ट का पहला 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्या बोला देखो, व्हिच कंपोनेंट इन थर्मल रिले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग टेम्परेचर चेंजेस। थर्मल रिले का जो कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है डिटेक्टिंग टेम्परेचर चेंज का डिटेक्ट करने में। ठीक है, वो क्या होगा, बायोमेटालिक एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि ये सीबीआई की फील्ड में काम करता है। बायोमेटालिक एलिमेंट क्या होता है, दोनों अलग अलग टाइप का मेटल का एलिमेंट होता है। दोनों अलग अलग टाइप का मेटल से बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब हाई करंट फ्लो होता है तो दोनों मेटल में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उसी के अंदर एनो एनसी बनता है। ठीक है, तो जब रिले में हाई करंट फ्लो होगा तब एनो बन जाएगा और रिले को ट्रिप करवा देगा। ठीक है, ठीक है, बस तो इसी के लिए क्या होगा, थर्मल रिले में रेस्पॉन्सिबल डिटेक्टिंग टेम्परेचर चेंजेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, बायोमेटालिक एलिमेंट। नेक्स्ट दो नंबर क्या बोला, when should the measurement of electrode resistance be conducted during the installation of the earthing system। ठीक है, वो बोल रहा है क्या, what should the measurement of electrode resistance be conducted during installation of an earthing system। तो क्या होगा, बिफोर द बैकफिलिंग ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड। कब 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 रेजिस्टेंस रहता है उसका, जब जब तक बैकफिलिंग नहीं हो जाता। ठीक है, जब प्लेट अर्थिंग करोगे, पाइप अर्थिंग करोगे, उसको गाड़ने के बाद जब बैकफिलिंग मतलब कोल से और मिट्टी से जो बैकफिलिंग होता है ना, तो वो बैकफिलिंग करने का पहले, ठीक है, पहले लेता है, पहले मेजरमेंट लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर बैकफिलिंग द अर्थ इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर देखो क्या बोला, इंक्रीजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल विल डिक्रीज इफ द इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड। देखो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ए फॉर इंडक्टेंस, बड़ा एल फॉर इंडक्टेंस, ए एल लेंथ, ए फॉर एरिया, ठीक है, एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये म्यू फॉर परमिबिलिटी, तो क्या बोला, इंक्रीजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द इंडक्टेंस। देखो डिक्रीज द इंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो कौन इंक्रीज होगा, देखो इंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो कौन इंक्रीज होगा, अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो इंडक्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द कॉइल। ठीक है, देखो इंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स भी डिक्रीज होगा, वो क्या बोला, एरिया भी डिक्रीज होगा, लेकिन अगर लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में क्या बोला, 4 नंबर क्या, द टाइपिकल स्विचिंग स्पीड ऑफ जीटीओ। जीटीओ का ये टाइपिकल स्विचिंग स्पीड क्या होता है, जीटीओ का रिलेटिवली स्लो होता है। ठीक है, जीटीओ फॉर गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, तो जीटीओ क्या बोला, जीटीओ का फुल फॉर्म गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ठीक है, इसका जो स्विचिंग स्पीड होता है वो रिलेटिवली स्लो होता है। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, तो मॉसफेट का देखिएगा, इसके साथ हम डिस्कस कर देते हैं। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या बोला था, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉसफेट का स्विचिंग स्पीड फास्ट होता है। उसके बाद आईजीबीटी फुल फॉर्म क्या बोला था, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका स्विचिंग स्पीड इसका भी फास्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जीटीओ का
रिलेटिवली स्लो होता है, रिलेटिवली स्लो होता है स्विचिंग स्पीड, ठीक है। तो इसका क्या बोला, तो याद रखिएगा ये जीटीओ क्या होता है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ठीक है। इसका जो स्विचिंग स्पीड होता है वो रिलेटिवली स्लो होता है, लेकिन मॉसफेट, मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और आईजीबीटी, आईजीबीटी का इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका इसका स्विचिंग स्पीड फास्ट होता है, इसका भी फास्ट होता है, जीटीओ का रिलेटिवली स्लो होता है। नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर, 5 नंबर में क्या बोला, इफ द वोल्ट मीटर with a voltmeter with a resistance 10,000 ओम, तो वोल्टमीटर रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 10,000 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट एंड द वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या दिया है, 50 वोल्ट। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टमीटर, करंट क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर, तो V इज इक्वल टू क्या है, 50 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है, 10,000 ओम है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, काट पीट देंगे तो 1/2000, ठीक है। ये 2000 मतलब ये एम्पियर होगा, तो एम्पियर 1/2000 होगा, तो क्या होगा, 0.005 एम्पियर होगा, ठीक है। तो 0.005 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 5 मिली एम्पियर। इसके बाद देखिएगा 6 नंबर, 6 नंबर क्या बोला, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन। उसके बाद 7 नंबर, फॉर व्हिच पर्पस इज द मिनरल ऑयल प्रोवाइडेड एन ऑयल फिलिंग ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल रहता है उसका नाम देखिएगा मिनरल ऑयल, कभी कभी नेफ्था ऑयल पे, नेफ्था ऑयल भी बोलता है उसको, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का नाम क्या होता है, मिनरल ऑयल और नेफ्था ऑयल, नेफ्था ऑयल, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, इंसुलेशन और कूलिंग दोनों पर्पस में ही रखता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलिंग एंड इंसुलेशन, बोथ 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 पर्पस में यूज होता है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर क्या बोला, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का हम सांड ड्रॉ करते हैं, एक सांड डीसी जनरेटर, ठीक है। ये एक सांड डीसी जनरेटर, सांड में जो फील्ड, ये फील्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, फील्ड कॉइल है, मतलब फील्ड कॉइल है, ये आर्मेचर का पैरेलल में रहता है, ठीक है, सांड जनरेटर, ठीक है। इसका क्या बोला, मेन फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग और फील्ड कॉइल भी बोलता है इसको। इसका काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसका काम होता है टू प्रोड्यूस टू रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसका काम होता है सांड कॉइल का। उसके बाद देखो 9 नंबर क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एंड स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, एंड स्टैंडर्ड मतलब होता है, एंड स्टैंडर्ड मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फ्लैट सरफेस, ठीक है। और एक होता है लाइन स्टैंडर्ड, ठीक है, और एक होता है लाइन लाइन स्टैंडर्ड। लाइन स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, लाइन स्टैंडर्ड का लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू एनग्राफ्ड लाइन ऑन ए बार, ठीक है। तो ए स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फ्लैट सरफेस, ठीक है, दो फ्लैट सरफेस का अंदर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। और लाइन स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एनग्राफ्ड लाइन ऑन ए बार, ठीक है। तो इसका, इसके बारे में देखो क्या बोला, क्या स्टेटमेंट दिया है, देखो कौन सा इनकरेक्ट बोला, करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्या बोला, फेस और इनकरेक्ट वीडियो ए स्टैंडर्ड के बारे में बोला, ठीक है, फेस आर सब्जेक्ट टू वेयर, ये सही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोला, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू एनग्राफ लाइंस, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू एनग्राफ लाइंस, लाइंस के बारे में कौन बताता है, उसको क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एनग्राफ लाइन, उसको क्या बोलता है,
इनग्राफ लाइन का लाइन स्टैंडर्ड बोलता है, तो इसको ए स्टैंडर्ड के बारे में एक गलत बात है, ठीक है। तो और चेक करने का हमको जरूरत नहीं है, तो आंसर मिल गया है, दो नंबर में मतलब बी है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए स्टैंडर्ड किसको बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फ्लैट सरफेस को बोलता है मेरा ए स्टैंडर्ड, ठीक है, ए स्टैंडर्ड। तो ए स्टैंडर्ड का मतलब दो डिस्टेंस बिटवीन टू एनग्राफ लाइन लाइन को बोलता है लाइन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये गलत है, दो नंबर का स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 10 नंबर में क्या बोला, which of the following information is necessary to construct an rectangle, क्या बोला, which of the following information is necessary to construct a rectangle, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, देखो सबको पता है रेक्टेंगल मतलब इसका दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसको तो कौन सा बोला, नेसेसरी कौन सा होगा, कांस्टेंट एक रेक्टेंगल बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सा होगा, देखो क्या बोला, ओनली द लेंथ ऑफ द वन साइड, ये भी गलत है, वन साइड का लेंथ पता चल जाएगा तो दूसरा साइड का भी तो लेंथ पता होना चाहिए ना, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो एक साइड का लेंथ पता चलने से चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है, लेकिन रेक्टेंगल का अलग अलग होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द टू एडजेसेंट साइड, देखो एडजेसेंट मतलब पास पास का, ठीक है, इसका लेंथ पता चल जाएगा तो तुमको रेक्टेंगल के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब ये इंफॉर्मेशन नेसेसरी है क्योंकि दोनों एडजेसेंट साइड का लेंथ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला देखो, 11, if the inductance is double what happens the inductive reaction, रिएक्टेंस हम पहले बोला था, पहला वीडियो में कभी बोला, ठीक है, पहला वीडियो में बोला था, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ एल, ठीक है, 2 पाई एफ एल, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, एल फॉर लेंथ, एक्सएल फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो क्या बोला, इफ द इंडक्टेंस इज डबल, इफ द इंडक्टेंस, एल फॉर लेंथ नहीं है सॉरी, एल फॉर इंडक्टेंस होगा, ठीक है, एल फॉर इंडक्टेंस, ठीक है, ये बड़ा एल है। तो इंडक्टेंस अगर डबल करेंगे तो क्या होगा, मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इट बिकम्स डबल होगा, ठीक है। ये डबल करेंगे मतलब एल का मतलब 2l करेंगे, अगर एल डबल मतलब क्या होगा, इंडक्टेंस डबल मतलब 2l कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। पहले 2 पाई एफ था, उसके बाद 2l करेंगे तो 4 पाई एफ हो जाएगा, 4 पाई एफ बन जाएगा, तो ये डबल होगा, मतलब इंडक्टेंस डबल होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर, 12 नंबर में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग V block, which of the following V block will have one V group and two groups on either side for clamping the two position, देखिएगा हम तीनों पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा इसको क्या बोलता है, देखिएगा भी कितना है, सिंगल भी है, एक भी है, तो इसको बोलता है सिंगल भी, कितना ग्रुप है ये, इसको भी बोलता है, ठीक है, इसको ग्रुप बोलता है, ठीक है। तो इसका सिंगल भी, सिंगल सिंगल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या है, सिंगल भी कितना ग्रुप है, डबल ग्रुप है, देखो एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, डबल ग्रुप, डबल ग्रुप, एक इसमें क्या है, कितना भी है, एक भी है, दो भी है, तो मतलब डबल भी सिंगल, डबल भी सिंगल ग्रुप, ठीक है। तो इसके देखिएगा, इसको सिंगल भी सिंगल ग्रुप बोलता है, सिंगल ग्रुप है, इसको सिंगल भी डबल ग्रुप बोलता है, इसको डबल भी सिंगल ग्रुप बोलता है। तो क्या बोला इधर, which of the following V blocks will have one V group and two groups on either side, मतलब देखो टू ग्रुप्स
ऑन आइदर साइड, मतलब दोनों साइड में दोनों दोनों दो दो करके ग्रुप है और सिंगल भी है, ठीक है। फॉर क्लैंपिंग, क्लैंपिंग द टू पोजीशन, ठीक है। इसको क्या बोल, इसको क्या बोलता है, सिंगल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक। देखिएगा, मतलब इसको सिंगल भी छोड़ के सिंगल लेवल भी बोल सकते हो, ठीक है। सिंगल लेवल, सिंगल लेवल, इसको सिंगल लेवल डबल ग्रुप, सिंगल ग्रुप बोल सकता हो, इसको सिंगल लेवल मतलब डबल ग्रुप बोल सकते हैं, इसको डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेगा, सिंगल लेवल डबल ग्रुप। देखिएगा क्या बोला, सिंगल वन भी ग्रुप एंड टू ग्रुप ऑन आइदर साइड। तो वन देखिएगा वी ग्रुप और टू ग्रुप ऑन आइदर साइड, इसको क्या बोलेगा, बोलता है सिंगल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक, ठीक है। याद रहेगा ना, इसको सिंगल भी और सिंगल लेवल भी बोलता है, ठीक है। इसको सिंगल लेवल डबल ग्रुप बोलता है, इसको डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी बोलता है, ठीक है। उसके बाद 13, which of the following characteristics of GTO is most important for the use of high power switching application। क्या बोल रहा है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GTO is most important for use high power switching application, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसको क्या करता है, इस एबिलिटी टू टर्न ऑफ बाय द सिंगल गेट सिग्नल, ठीक है। बाय गेट सिग्नल, इसको देखिएगा जीटीओ को ऑफ कर, गेट सिग्नल से एक इसको गेट सिग्नल से हम ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जीटीओ का, जो हम क्या बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हाई हाई पावर स्विचिंग एप्लीकेशन में जो यूज होता है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इस एबिलिटी टू टर्न ऑफ बाय ए गेट सिग्नल। इसको एक गेट सिग्नल से ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन एसीआर जो होता है, एसीआर को कोई हम गेट सिग्नल से ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम कोई गेट सिग्नल के जो उसको ऑफ करना मेरा हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जीटीओ के बारे में, ठीक है। इसको हम टर्न ऑफ कर सकता हूँ एक एक गेट सिग्नल से। उसके बाद 14 नंबर क्या बोला, which of the following is the most important common application of the अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्यों यूज होता है, ठीक है। क्या बोला, प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फॉर ओवरलोड फ्रॉम ओवरलोड, ये मेन काम नहीं है, होता है ईएलसीबी का। प्रोटेक्टिंग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, ये भी नहीं है, ठीक है। प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स इन बिल्डिंग, ये काम होता है ईएलसीबी का, ठीक है। ईएलसीबी का मेन काम क्या होता है, ईएलसीबी का मेन काम होता है प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक एंड इलेक्ट्रिक फायर। इसका मेन काम होता है, प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिकल शॉक से और इलेक्ट्रिकल फायर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल फायर इन बिल्डिंग, ठीक है। इसका एक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ओवरलोड का प्रोटेक्शन कौन करता है, ओवरलोड एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, प्रोटेक्शन करने के लिए क्या यूज होता है, यूज लार्ज स्केल सर्किट ब्रेकर एंड प्रोटेक्टिव रिले। और वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कौन क्या यूज करते हो, वोल्टेज स्टेबिलाईजर। जब वोल्टेज कम हो जाता है तब वोल्टेज स्टेबिलाईजर से वोल्टेज को बढ़ाते हो ना। और एक यूज होता है और चार्ज प्रोटेक्टर, चार्ज प्रोटेक्टर। तो क्या होता है देखो, हम ये इसका एनालिसिस कर दिया पूरा, ठीक है। तो ईएलसीबी का काम क्या होता है, प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक एंड इलेक्ट्रिकल फायर। एमसीबी का काम होता है ओवरलोड से प्रोटेक्शन करने के लिए। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन करने के लिए क्या यूज होता है, लार्ज स्केल मतलब बड़ा सर्किट ब्रेकर यूज होता है और प्रोटेक्टिव रिले भी यूज होता है, ठीक है। और वोल्टेज फ्लक्चुएशन को करने के लिए क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज स्टेबिलाईजर और चार्ज प्रोटेक्टर। क्या यूज होता है, वोल्टेज स्टेबिलाईजर और चार्ज प्रोटेक्टर, ये याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद 15 नंबर में क्या बोला, इन ए थ्री फेज सिस्टम, देखिएगा इन ए थ्री फेज सिस्टम लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्ट, बीएल लाइन वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्ट, ठीक है, 400 लाइन वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्ट। उसके बाद क्या बोला, द लाइन करंट इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 एम्पियर, ठीक है। द टोटल रियल पावर मतलब एक्टिव पावर, थ्री टाइप्स का होता है, ठीक है। देखिएगा पावर ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे तो पी क्यू और एस। पी मतलब एक्टिव पावर और इसको रियल पावर भी बोलता है, ठीक है, रियल पावर। इसको इसका यूनिट होता है वाट, ठीक है, एक्टिव पावर का यूनिट होता है वाट। उसके बाद क्यू होता है रिएक्टिव पावर, इसका यूनिट होता है VAR मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। इसको बोलता है एपरेंट पावर, इसका यूनिट होता है VA। जो ट्रांसफॉर्मर का यूनिट होता है देखिएगा उसको KVA होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो तीनों पावर का हम एस का, अगर पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है मतलब एक्टिव पावर दिया हुआ है, रिएक्टिव पावर दिया हुआ है, एपरेंट पावर को हम निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। एपरेंट पावर का निकालने का ए एक फॉर्मूला है, ठीक है। एपरेंट पावर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, ठीक है। ये तीनों पावर के बारे में पता चला। इसका यूनिट याद रखिएगा, एक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, एपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है, ठीक है। अगर इसको पी को हम बोल वी आई कॉस फाइव, एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाइव, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाइव। अरे देखिएगा इसको एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, ठीक है। देखिएगा एस इजिकल टू, हम क्या बोला, इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है, अगर एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाइव, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी सॉरी एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाइव, रिएक्टिव पावर का होता है वी आई साइन फाइव। तो अपरेंट पावर कैसे वी आई आ रहा है, हम देखिएगा हम बता रहे हैं। वी आई कॉस, तो इसको हम क्या लिख सकते हो, वी आई कॉस फाइव होल स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस वी आई साइन फाइव होल स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होता है, मतलब देखिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अगर हम रूट के अंदर वी स्क्वायर आई स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो क्या बचा रहेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, है कि नहीं। तो वी स्क्वायर आई स्क्वायर के लिए बाहर क्या आएगा, वी आई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1 होता है। तो मेरा निकल गया ना, अपरेंट पावर इज इक्वल टू वी आई। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस कॉस फाइव, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाइव और अपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा मेरा इधर क्या बोला इधर, जो रियल पावर एक्टिव डेरिवेटिव टू द पावर फैक्टर मतलब cos पाई इज इक्वल टू पावर फैक्टर होता है, ठीक है। cos पाई पावर फैक्टर होता है। तो मेरा P इज इक्वल टू क्या बोला, वी आई cos फाई, ठीक है। ये सिंगल फेज के लिए फेज वोल्टेज होता है, फेज वोल्टेज फेज करंट, ठीक है। ये भी फेज वोल्टेज फेज करंट होता है, ये सब फेज में होता है, ठीक है। अगर लाइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 वी एल आई एल कॉस फाइव, ठीक है। अगर लाइन करेंगे क्योंकि ये थ्री फेज बोला, ठीक है, ये थ्री फेज सिस्टम बोला। सिंगल फेज होता तो हम ये फॉर्मूला यूज करते, ठीक है। थ्री फेज बोल दिया तो P इजिकल टू √3 वी आई कॉस फाइव, ये सबको पता होगा। तो √3 इंटू वी एल लाइन वोल्टेज क्या बोला मेरा 400 इंटू लाइन करंट कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर इंटू कॉस फाइव कितना दिया हुआ है 0.9। तो इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा √3 इंटू 400 इंटू 9 हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 400 इंटू 9 इक्वल्स टू
3600 इंटू रूट थ्री, ठीक है, इतना वाट होता है, ठीक है, क्योंकि हम एक्टिव पावर का यूनिट क्या बोला, वाट, ठीक है, मतलब एक्टिव पावर रियल पावर सेम होता है, ठीक है। तो हम इसी के अंदर क्या क्या डिस्कस किया, पावर कितना टाइप का होता है, तो तीनों पावर का यूनिट क्या होता है, तीनों पावर का अंदर रिलेशन क्या होता है, ठीक है, सिंगल फेज होगा तो क्या होगा, थ्री फेज होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर लाइन वोल्टेज में दिया हुआ है थ्री फेज बोला है, इसीलिए P इज इक्वल टू क्या होगा, रूट थ्री पी आई कॉस फाइव, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी 3600 रूट थ्री वाट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 16, 16 में क्या बोला, which of the following types of chisel is used to separating metals after chain drilling, देखिएगा आफ्टर चेन ड्रिलिंग के बारे में बोला ना, ठीक है। कौन सा चीजेल यूज करोगे, इसको वेब चीजेल बोलता है, वेब चीजेल यूज होता है, देखिएगा देखिएगा क्या बोला, सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग, ये चेन ड्रिलिंग होगा, ठीक है, ये चेन ड्रिलिंग हुआ, मानिएगा इधर एक ड्रिल, इधर 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 ड्रिल किया, पूरा एक चेन में ड्रिलिंग ड्रिलिंग किया, उसके बाद जो चीजेल यूज होता है, देखिएगा इधर एक कार्ब रहता है, ठीक है, इधर एक कार्ब रहता है, इधर भी कार्ब होता है, ये भी कार्ब होता है, ठीक है, एक कार्ब टाइप का, ठीक है, इसी टाइप के चीजें को बोलते हैं कोई भी चीजें, क्योंकि देखिएगा अगर हम इसको काटेंगे ना, तो ये कार्ब रहेगा तो दोनों एक साथ काट सकता हो, ठीक है, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ ड्रिलिंग के बाद दोनों 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 जो होल होता है उसका एक साथ हम इधर जो होल ड्रिलिंग के बाद जो मेटल रहता है, इसको हम दोनों को इधर कार्ब रहेगा तो दोनों एक साथ को हम ड्रिल को मतलब क्लियर कर सकते हो, ड्रिल के बाद मेटल को, ड्रिल के बाद जो मेटल रहता है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, एक कार्ब बनेगा तो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओएल चीजल, ठीक है, याद रख लीजिएगा, नहीं तो ये मेटल को सेपरेट आफ्टर चेन चेन ड्रिलिंग के बाद, चेन ड्रिलिंग के बाद मेटल को सेपरेट करने के लिए हमको वेब चीजल यूज होता है, ठीक है, वेब चीजल इसी टाइप का दिखता है, एक कार्ब रहता है, ठीक है, ये भी कार्ब रहता है, ठीक है, तो कार्ब होता है तो क्या होगा, दोनों दोनों ड्रिल का, दोनों होल का मेटल को अलग से सेपरेट, एक साथ सेपरेट हो जाता है, ठीक है, इसको ओएफ चीजल बोलता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या बोला, who is what is the typical temperature range of the mercury based clinical thermometer, ये तो सबको पता ही होगा, जो हम लोग का जो बुखार बुखार होने में जो यूज होता है थर्मोमीटर, उसको ही मरकरी थर्मोमीटर बोलता है, उसमें जो रेंज होता है तो वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। तो सेल्सियस और फारेनहाइट का एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, अगर सेल्सियस में दिया होगा तो हमको फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर फारेनहाइट में दिया होगा तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए। देखिएगा क्यों होता है, देखिएगा क्योंकि जो ये ऐसा वाला इस रेंज का थर्मोमीटर क्यों होता है, यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का, जो हम लोग का बॉडी का होता है, तो जो टेम्परेचर टेम्परेचर 35 से कम है, 35 से कम बहुत रेयरली जाता है, ठीक है, बहुत रेयरली बिलो 35 डिग्री सेल्सियस में जाता है हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, और 42 से ज्यादा, 42 से ज्यादा, 42 डिग्री से ज्यादा बहुत कम जाता है, ठीक है, इससे 35 से कम बहुत रेयर जाता है, और 42 से 42 से ज्यादा बहुत कम जाता है, कम टाइम जाता है, ठीक है, मतलब जाता ही नहीं है, ठीक है, इसका बिलो नहीं जाता, इसका मतलब इसका कम नहीं आता, और इससे ज्यादा 42 का ज्यादा नहीं आता, तो इसीलिए इसका रेंज हुआ 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद 18, अपार्ट फ्रॉम लैम्प होल्डर where else is cord grip or underwriter knot is used,
क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम द लैम्प होल्डर, व्हेयर एल्स इज, व्हेयर कहाँ पे, मतलब व्हेयर मतलब कहाँ पे, एल्स इज कॉर्ड गिफ्ट और कॉर्ड गिफ्ट और अंडर राइटर नॉट इज यूज, कहाँ पे यूज होता है, पुल स्विच के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, अपार्ट फ्रॉम लैम्प होल्डर कहाँ पे यूज होता है, पुल स्विच के लिए। उसके बाद क्या होगा, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, द लेंथ दिया हुआ है, देखिए कि मैथ के क्वेश्चन घुस गया, लेटरल लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, मैथ का क्वेश्चन आ गया मेंसुरेशन का। देखिए एक क्यूब हो गया, इसका ठीक है, इसका हर मतलब जो बाहु होता है, मतलब इसका जो हर साइड का, मतलब हर साइड का जो लेंथ होता है, इसको हम ए पकड़ लेंगे, ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो होता है क्या बोला, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 4 स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या 4 into 5 स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर की मैथ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लेकिन ये पार्ट बी में आया था, ऐसा नहीं है ये पार्ट ए का क्वेश्चन है, नहीं है, ये पार्ट बी में आया था, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप स्टेथोस्कोप मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड, देखिएगा मूविंग कॉइल कहाँ कनेक्ट होता है, ये करंट फिक्स्ड कॉइल रहता है, ठीक है, दोनों फिक्स्ड कॉइल को, मतलब एक फिक्स्ड कॉइल को दोनों साइड, दोनों का दोनों हिस्से में टूटा रहता है, ठीक है, और ये मूविंग कॉइल रहता है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इधर लोड कनेक्ट होता है, ठीक है, ये मूविंग कॉइल रहता है, इसके साथ पॉइंटर कनेक्ट रहता है, ये स्केल है, ठीक है। ये दोनों फिक्स्ड कॉइल के मतलब दोनों कॉइल के, मतलब एक कॉइल को टूटा, मतलब टूटा हुआ रहता है, ठीक है, एक कॉइल का दोनों के हिसाब से टूटा हुआ रहता है, और क्या होता है, एक मूविंग ये कॉइल रहता है, मूविंग कॉइल रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, ए सीरीज रेजिस्टेंस है, तो क्या बोला, एन इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप स्टेथोस्कोप मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड, मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड, देखिएगा इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस अक्रॉस द बस बार, देखिएगा ये वोल्टेज होता है प्लस माइनस, तो मतलब ये बस बार में वोल्टेज मिलता है, तो मूविंग कॉइल के साथ क्या है, सीरीज में है ना, सीरीज में क्या है, एक रेजिस्टर है, तो इन सीरीज विद रेजिस्टेंस अक्रॉस बस बार, अक्रॉस मतलब पैरेलल, ठीक है, अक्रॉस मतलब पैरेलल में, ठीक है, सीरीज में क्या है, रेजिस्टर होता है, ठीक है। देखिएगा उसके बाद क्या बोला 21, द गेट करंट इन एन आइडियल एफईटी, गेट करंट आइडियल एफईटी का क्या होगा, जीरो होगा, आइडियल बोला, ठीक है, गेट करंट आइडियल एफईटी का जीरो होगा, आइडियल बोला, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग स्नावा सर्किट इन आईजीबीटी बेस्ड सर्किट, स्नावा सर्किट क्यों क्यों यूज होता है, स्नावा सर्किट यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द आईजीबीटी फ्रॉम वोल्टेज स्विंग्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्विचिंग, ठीक है, इसको वोल्टेज स्नावा सर्किट भी बोलता है, ठीक है। तो स्नावा सर्किट क्यों यूज होता है, टू प्रोटेक्ट करने के लिए आईजीबीटी का फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक से, ठीक है, वोल्टेज स्पाइक से स्विचिंग का टाइम वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्शन करने के लिए स्नावा सर्किट यूज होता है, इसको वोल्टेज स्नावा सर्किट भी बोलता है, ठीक है। 23 क्या बोला, और ए डीसी मोटर इंस्टॉलेशन, DC motor installation with explosion proof certification, which standard must be follow the enclosure and wiring wiring क्या बोला compliance, ठीक है, ये इसको याद रखना पड़ेगा, ये होगा IEC 600341, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद 24 क्या बोला, द वेब सेट ऑफ हेक्सो टीथ सेट हैज द पिच क्या बोलता है, देखो हेक्सो सबको पता है ना, हेक्सो का टीथ कैसा रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, हेक्सो का टीथ ऐसे रहता है, ठीक है। तो हेक्सो का क्या बोलते हैं, पीच क्या बोलते हैं, पीच 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 किसको बोलता है, ठीक है। इसका फास्ट एक टीथ का पहले का और दूसरा एक टीथ का पहले पकड़िएगा, ये टीथ शुरू हो रहा है, ठीक है, यही से शुरू हो रहा है, ठीक है।
एक टीथ का यही से शुरू हो रहा है, इससे यही से, और दूसरा 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 टीथ का लास्ट तक, ठीक है। देखिए दूसरा टीथ जहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, यही से शुरू हो रहा है, इसका पहला टीथ हो गया। दूसरा टीथ यही से शुरू हो रहा है, दूसरा टीथ का खत्म कहाँ हो रहा है, यही से एंड कहाँ हो रहा है, मतलब यही से। इसको डिस्टेंस को हम टीथ बोलते हैं, पीच बोलता है, ठीक है, पीच। मतलब एक 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 टीथ का स्टार्टिंग से दूसरा टीथ का मतलब एंड तक, इसको डिस्टेंस को पिच बोलता है। देखियो देखिएगा, पहला टीथ का स्टार्टिंग से, ये पहला टीथ हो गया, दूसरा टीथ का से मतलब लास्ट तक जो डिस्टेंस है, इसको पिच बोलता है, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या बोला विच इज द वेव सेट, इसको एक्सोटीथ, ठीक है, क्या रहता है 0.8 mm, इसका डिस्टेंस रहता है 0.8 mm, ठीक है। इसको ये जो रहता है 0.8 mm रहता है, ठीक है, इसको पिच बोलता है। देखिएगा उसके बाद क्या बोला, ट्रांसफार्मर इज ए क्या है, स्टैटिक डिवाइस है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं रहता। मोटर में क्या होता है, रोटर एक रोटेटिंग पार्ट रहता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं रहता, इसमें तो इसीलिए रोटेटिंग पार्ट नहीं रहता, इसीलिए इसको स्टैटिक डिवाइस बोलता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, ठीक है, इसका रोटेटिंग पार्ट नहीं रहता, इसीलिए इसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 26, 26 में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू आई रूल 80, 80 आई रूल क्या किसके बारे में बताता है, आई रूल 80, ये बहुत बार बोला, ठीक है, बहुत बार, इसको ग्राउंडिंग के बारे में बताता है। आई रूल 80 ग्राउंडिंग के बारे में बताता है। बोला क्या बोला था, रेजिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड सिस्टम सिस्टम शुड बी, क्या बोला, शुड बी क्या होता है, शुड बी होता है लो एनफ टू अलाउ फॉल्ट करंट टू सेफली डिस्पेंड इनटू अर्थ। क्यों, देखिएगा क्या बोला इधर, अर्थ रेजिस्टेंस क्या वो अर्थ रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस किसको बोलता है, ओपोज द करंट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट का फ्लो होने का ओपोज करता है, ठीक है। अगर देखिएगा अगर अर्थ रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, फॉल्ट करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत हाई होता है, फॉल्ट करंट और शॉर्ट सर्किट करंट, इसका जो वैल्यू रहता है बहुत हाई होता है, तो बहुत हाई करंट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस तो अपोज करेगा, अपोज करता है क्या ना, अपोज करता है ना, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। तो अगर मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया तो बहुत ज्यादा मतलब फॉल्ट करंट जो होता है बहुत हाई हाई होता है, ठीक है। अगर हाई करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस फ्लो करंट का फ्लो होने को अपोज करेगा, तो मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्ट करंट का वैल्यू बहुत होता है, तो फॉल्ट करंट हाई होता है, तो फॉल्ट करंट पास नहीं हो पाएगा अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट फ्लो होने का अपोज करता है, ठीक है। अगर लो रेजिस्टेंस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत फ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा जो अर्थ रेजिस्टेंस रहता है, तो इसका रेजिस्टेंस लो रहता है, क्योंकि अगर फॉल्ट करंट को हमको काम क्या मतलब ग्राउंडिंग का काम क्या होता है ग्राउंडिंग का काम, अगर फॉल्ट करंट हो जाएगा, फॉल्ट करंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट करंट को हमको मिट्टी में घुसा देना, मतलब ग्राउंड कर देना है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस हम हाई रख देंगे तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट का फ्लो होने का मतलब ये करना, फ्लो होने का अपोज करना, ठीक है, अपोज करना मतलब बाधा देना, ठीक है, उसको उसको बाधा देना। अगर रेजिस्टेंस हाई रख देंगे तो फ्लो होने का अपोज करेगा, तो फॉल्ट करंट जो हाई वैल्यू का होता है वो फ्लो नहीं हो पाएगा, तो मेरा इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा। तो इसीलिए रेजिस्टेंस को ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस मतलब अर्थ रेजिस्टेंस को हम लो रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉल्ट करंट को पास होने में हेल्प होगा, फॉल्ट करंट आराम से पास हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। 27 क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स 5s, 5s कॉन्सेप्ट देखिएगा, 5s क्या होता है, 5s शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, उसके बाद क्या होता है, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन, ठीक है। तो 5s क्या होता है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन, ठीक है।
मतलब सेट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, रिमूव ऑल अननेसेसरी आइटम, रिमूव ऑल अननेसेसरी आइटम, अननेसेसरी आइटम, रिमूव ऑल अननेसेसरी आइटम, आइटम। सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अरेंज, नाम से पता चलता है, सेट इन ऑर्डर मतलब अरेंज करना, ठीक है। उसके बाद साइन, साइन का मतलब क्लीन, ठीक है। उसके बाद क्या, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है, क्रिएट मतलब तैयार करना, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, शेड्यूल एंड चेकलिस्ट बनाना, शेड्यूल एंड चेकलिस्ट, शेड्यूल एंड चेकलिस्ट, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, शेड्यूल एंड चेकलिस्ट बनाना, क्यों, टू मेंटेन पहला, पहला 3 स्टेप, ठीक है, टू मेंटेन फर्स्ट 3 स्टेप। क्या बोला, शॉर्ट का मतलब क्या बोला, 5S के बारे में। 5S के अंदर शॉर्ट, पहले शॉर्ट होता है, उसके बाद सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, क्या बोला, रिमूव ऑल अननेसेसरी आइटम, ठीक है, जो अननेसेसरी आइटम होता है उसको रिमूव करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेट इन ऑर्डर का, सेट इन ऑर्डर क्या होता है, अरेंज करना, नाम से पता चल रहा है। उसके बाद क्या बोला, साइन, साइन का मतलब क्लीन करना, साइन क्या मतलब, साइन का मतलब क्या होता है, क्लीन करना। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है, क्रिएट करना, प्रोड्यूस एंड शेड्यूल एंड चेकलिस्ट बनाना, क्योंकि पहले 3 स्टेप के लिए, ठीक है। उसके बाद सस्टेन, उसके बाद क्या हुआ, सस्टेन, सस्टेन का मतलब क्या होता है, सस्टेन का मतलब होता है मेंटेनिंग द, मेंटेनिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्योर, ठीक है। तो पांचों का मतलब पता चला, मेंटेनिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्योर, ठीक है। तो इसको क्या बोलता, क्या बोला, 5S कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द मेकिंग ए हैबिट मेंटेनिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्योर, क्या होता है, क्या बोला लास्ट में, सस्टेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सस्टेन, ठीक है। देखिएगा पांचों का ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। पांचों का मतलब क्या क्या होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इधर क्या बोला, मेकिंग ए हैबिट एंड मेंटेनिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्योर, इसको बोलता है सस्टेन, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 28, 28 क्या बोला, which of the following caliper are used to marking line parallel to inside and outside edges and for locating the center of round bars, ठीक है। देखिएगा, इसको होता है लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ठीक है। एक कैसे दिखता है ये देखिएगा, ठीक है, ऐसा दिखता है लेग एंड, इसको बोलता है लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ठीक है। इसको जेनी कैलिपर भी बोलता है, ठीक है, जेनी कैलिपर, ठीक है। देखिएगा ये पैरालाइज, इसको क्या बोल रहे, पैरालाल टू इनसाइड एंड आउटसाइड, देखिएगा। इसको एक सेल, ये साइड, इस साइड को एक स्केल से बैठाएंगे तो पैरालाल लाइन ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। ये लेग, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ठीक है, ये पॉइंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट से हम मार्क कर सकते हैं पैरालाल लाइन, इसको एक स्केल से बैठाएंगे तो इस साइड, ठीक है। तो इसको बोलता है लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ठीक है। इसको जेनी कैलिपर भी बोलता है। क्या बोला, कैलिपर टू मार्किंग लाइन पैरेलल इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस लोकेटिंग एट द सेंटर, सेंटर ऑफ राउंड बार, ठीक है। आंसर होगा लेग एंड पॉइंट कैलिपर। इसको एक साइड से बैठाएंगे तो स्केल में, तो एक पॉइंट से पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर पाएंगे, तो इसीलिए ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 29, 29 क्या बोला, 29 क्या बोला, which of the following statement about earth resistance in constant, in context of earth is true, earthing is true, ठीक है। क्या बोला, which statement of earthing resistance, earthing resistance का बारे में in context earthing कौन सा ट्रू है, ठीक है। देखिएगा, देखिएगा क्या ट्रू होगा इधर, हम पहले पिछला क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया,
ये अर्थिंग रेजिस्टेंस हम जितना हो सकता है कम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा होता है वो उसको पास करने में, ठीक है, पास करने के लिए हम अर्थिंग रेजिस्टेंस को बहुत कम रखता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू होगा लोअर, देखिए हायर रेजिस्टेंस से तो होगा भी नहीं, ठीक है। तो लोअर अर्थ रेजिस्टेंस टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अगर हम फॉल्ट करंट हम पास आ जाएगा आराम से तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो इंप्रूव होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो तो इंप्रूव होगा ही होगा। तो हम क्या एक पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस को हम लो रखता है, ठीक है, अगर अर्थ रेजिस्टेंस लो रखेंगे तो हम मेरा हाई वैल्यू जो फॉल्ट करंट होता है वो पास हो जाएगा ग्राउंड में आराम से, तो मेरा परफॉर्मेंस जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का रहता है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। उसके बाद 30 में क्या बोला, द डीसी मोटर इज प्रेफर्ड इन स्टील रोलिंग मिल, स्टील रोलिंग मिल में यूज होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर यूज होता है रोलिंग मिल में, ठीक है, स्टील रोलिंग मिल में यूज होता है एंड एलिवेटर में भी यूज होता है, स्टील रोलिंग मिल एलिवेटर में यूज होता है मेरा क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला, द की फीचर्स ऑफ द आईजीबीटी इज द कॉम्बाइंस ऑफ, आईजीबीटी कॉम्बाइंस ऑफ बीजेटी एंड मॉसफेट, ठीक है, ठीक है, आईजीबीटी बीजेटी प्लस मॉसफेट, ठीक है। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब पिछले में बोल दिया था हमको ये मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसको एक बार देख लीजिएगा कितना नंबर का क्वेश्चन था, देख रहा हूँ, ठीक है, मॉसफेट 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 कितना नंबर था, उसको ठीक कर लीजिए। जीटीओ के बारे में बोला था, मॉसफेट कौन सा था, कौन सा, और वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उसको ये एक बार ठीक कर लीजिएगा। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, द टोरोइडल इंडक्टर्स आर शेप्ड लाइक, टोरोइड इंडक्टर शेप कैसा होता है, रिंग टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे बनता है टोरोइड इंडक्टर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है रिंग टाइप, ठीक है। इसके बाद क्या बोला 33 में क्या बोला, 33 if a DC motor first to start what should be check first, पहले क्या चेक करोगे, स्टार्ट नहीं हो रहा है डीसी मोटर, पहले पावर सप्लाई कनेक्शन चेक करोगे ना, पावर सप्लाई कनेक्शन एंड वोल्टेज, पहले पावर पावर दिया कि नहीं वो पहले चेक करोगे ना, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 34 क्या बोला, हु इज द ऑथोराइज टू कंडक्ट रोड टेस्ट ऑन वर्कशॉप व्हीकल्स, हु ऑथराइज्ड, कौन ऑथराइज करवाता है रोड टेस्ट फॉर वर्कशॉप व्हीकल, वर्कशॉप व्हीकल के लिए रोड टेस्ट के लिए ओनली टेंट एंड सर्टिफाइड पर्सनल, ठीक है, इसका आंसर होगा ओनली टेंट एंड सर्टिफाइड पर्सनल। 35 क्या बोला देखो, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ ऑफ द डीसी जनरेटर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, फेराडे लॉ क्या बोलता है, अगर फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो वहीं पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, वो ईएमएफ वेरीजाइज क्या होता है, ई वेरीजाइज डी लैम्डा बाई dt, डी लैम्डा बाई dt, लैम्डा इक्वल्स टू फ्लक्स, फ्लक्स लीकेज नहीं है, लिंकेज, लिंकेज लैम्डा इज इक्वल टू n फाई होता है, ठीक है। तो इधर ई वेरीजाइज तो क्या हो जाएगा, dn इंटू डी इंटू डी लेमडा बाई डी टी, तो लेमडा के जगह में हम एन फाइव डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी एन फाइव बाई डी टी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ई वेरीजाइज
एन कांस्टेंट होता है, ठीक है, एन आ जाता है d∅dt, ठीक है। तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद क्या बोला 36 क्या बोला, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायरिंग इंस्टॉलेशन शुड नॉट बी लेस देन 1 मेगा ओम, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस एक मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। इसको 1 मेगा ओम रूल भी बोलता है, 1 मेगा ओम रूल भी बोलता है इसको, ठीक है। वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए 1000 वोल्ट के लिए 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको 1 मेगा ओम रूल भी बोलता है। 37 में क्या बोला, 37 में क्या बोला, व्हाट में हैपेंड इफ ए फ्लेक्सिबल केबल इन ए पेंडेंट लैंप इज नॉट सिक्योर्ड विद द कॉर्ड ग्रिप ऑन अंडरराइटर नॉट। इसको क्या हो जाएगा, अगर नॉब अंडरराइटर कॉर्ड ग्रिप और अंडरराइटर नॉब नहीं यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक खुल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक द केबल कनेक्शन मोर कम आउट, मतलब खींचने से आ जाएगा, ठीक है। एंड लीडिंग द सॉ गैजेट आ जाएगा तो उसको सॉ गैजेट का कॉज बन सकता है, ठीक है। मतलब 100 गैजेट बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब खींचने से आ जाएगा। कॉर्ड ग्रिप और अंडरराइटर नॉट पेंडेंट होल्डर, पेंडेंट होल्डर मतलब हम लोग जो 100 वाट का बल्ब में यूज करता है, ठीक है, उसको पेंडेंट होल्डर बोलता है। जो होल्डर यूज करते हो उसको पेंडेंट होल्डर बोलता है, ठीक है। अगर वो जो कॉर्ड ग्रिप और अंडरराइटर नॉट नहीं यूज करोगे तो खींचने से आ जाएगा, ठीक है। और खींचने से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, केबल काटने का डर रहेगा, वो तो क्या केबल काट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 गैजेट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 38, देखो क्या बोला, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, क्यूब मीटर, ठीक है, मतलब क्यूबिक मीटर। उसके बाद 39 देखो, इफ द लेंथ ऑफ ए रेजिस्टर इज डबल व्हाट हैपेंस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। एज्यूम ऑल अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट। बोल रहा है लेंथ लेंथ डबल करेंगे, एक कोई एक वायर का लेंथ हम डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या पता है हम लोग को, रो इनटू एल बाय ए, ठीक है। ए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एल होता है लेंथ, ये होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया, ए फॉर रो फॉर रेजिस्टिविटी। रो फॉर का क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रो फॉर रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या बोला, अदर रेजिस्टेंस अगर लेंथ को डबल करेंगे तो क्या होगा, अदर ऑल एज्यूम ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो अदर मतलब एरिया कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो आर वेरी जाइज एल। अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, इट द रेजिस्टेंस इज डबल, ठीक है। तो डबल हो जाएगा ना, अगर लेंथ को डबल करेंगे तो ये फॉर्मूला ही याद रखिएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 का, 40 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला 40 number, what is not an advantage using plate earthing over other type of earthing, बोल रहे हैं कौन सा एडवांटेज नहीं है प्लेट अर्थिंग का, ठीक है, ओवर अदर अदर टाइप ऑफ अर्थिंग। अदर टाइप ऑफ रॉड अर्थिंग होता है, स्टीव अर्थिंग होता है, प्लेट अर्थिंग मतलब पाइप अर्थिंग होता है। कौन सा एडवांटेज नहीं है, नॉट एन एडवांटेज, ठीक है। कौन सा होगा, मोर सुइटेबल एंड हाई वोल्टेज सिस्टम, ठीक है। ये एडवांटेज नहीं है प्लेट अर्थिंग का, ठीक है, ओवर अदर टाइप ऑफ अर्थिंग, ठीक है। अदर टाइप का अर्थिंग के ऊपर प्लेट अर्थिंग का ये एडवांटेज नहीं है, ठीक है, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो चलिए आज 40 क्वेश्चन हम डिस्कस किया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, और 35 क्वेश्चन बच गया वो डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम सीरीज को चलाते रहेंगे, तो मतलब आइडिया आप लोग का आइडिया बन जाएगा ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। हमको तो 27 मार्क्स चाहिए ना, हमको पास तो होना है ना। हम देख लीजिएगा आप लोग, मतलब देखिएगा सीबीटी, मतलब सीबीटी 2 का पार्ट ए में आप लोग का 80 90 तक आ गया, ठीक है, 90 के ऊपर, लेकिन इधर 26 मार्क्स आ गया तो आप लोग का दिक्कत हो जाएगा, मतलब वो 92 का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब ऐसे आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो वो उस टॉपिक को अच्छा से पढ़ के जाना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कोई बोला हम, जो
कहा लिख दिया हम, ये मॉस्फेट का, जो मॉस्फेट का फुल फॉर्म एक कहीं पे गलत लिख दिया, ठीक है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होगा, वो मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं होगा। वो कहाँ पे लिखा वो हमको देखना है एक बार, ठीक है। वो कहाँ पे लिख दिया, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ये इधर इधर बोल दिया था, ठीक है। मॉस्फेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, हम बोल दिया था मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो ये गलत है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आज हम क्या कितना 40 क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। ऐसे ही हम सीरीज को चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, ठीक है। साथ में रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पता जरूर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।